लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग पेनेसिया पवेलियन पर आ जाता है, जहां वह कैंग क्वांग हॉल के चीफ के साथ उस टॉम को एक्सप्लोर करता है और अब वह कुछ सामान को उन्हें देकर उससे बाहर भेज देता है और फिर वह उसके तीसरे फ्लोर पर आता है। एपिसोड 81 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके सामने रखे बॉक्स को देखने की कोशिश करता है। पता चलता है कि इसमें तो 10,000 साल पुरानी पसंदीदा फेरी डिवाइन याम है। वह पूछता है कि डिवाइन याम क्या है, तभी उसके अंदर से वह 10 लेजेंडरी सॉर्ड्स के ओनर बताते हैं कि यह डिवाइन याम एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो कि लावा ट्यूब्स में उगती है। अधिकांश केवल 1,000 वर्ष तक ही जीवित रहती हैं, तो 10,000 वर्ष तक जीवित रही है, यह अत्यधिक दुर्लभ है। वैसे यह लो लेवल के हेवनली गॉड के लिए यह बहुत उपयुक्त सिद्ध होती है और तुम तो भाग्यशाली हो जो कि तुम्हें हेवनली रियल्म में पहुंचने से पहले पेनेसिया औषधि मिल गई। आप इसका उपयोग करके किसी सफलता को संग्रहित कर सकते हो और फिर तुम गॉड डोमेन रियल्म की दूसरी परत तक पहुंचने में इसका उपयोग कर सकते हो। इस फेरी डिवाइन याम के साथ तुम लंबे समय तक निम्न स्तर के हेवनली गॉड नहीं बने रहोगे, तुम कम समय में ही अधिक सफलता प्राप्त कर लोगे। लू यांग पूछता है कि बिना इस औषधि के गॉड डोमेन रियल्म में दूसरी परत पर पहुंचने में कितना समय लगता है। वह बताते हैं कि भले ही तुम हेवनली रियल्म में बिना रुके अभ्यास करते रहो, लेकिन तुम फिर भी दूसरी परत तक नहीं पहुंच पाओगे। जिसके पास एक बेहतर योग्यता है वह सफलता प्राप्त करने के लिए हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को अवशोषित करके वह पहली परत को ब्रेक थ्रू कर सकता है और यह काफी अच्छा भी है। लू यांग पूछता है कि क्या कल्टीवेशन के कई तरीके हैं और क्या वह कल्टीवेशन की प्रगति को तेज कर सकते हैं। वह कहते हैं कि हाँ, अतः कोई भी 100 वर्षों में पहली परत को ब्रेक थ्रू कर सकता है और कोई भी व्यक्ति डिवाइन स्टोन को एकत्रित करके 1,000 वर्षों में इमोर्टल हो सकता है। लू यांग कहता है कि परंतु यह तरीका तो अभी भी बहुत धीमा है। वह कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास हमेशा ही पेनेसिया औषधि रही तो फिर तुम उसका उपयोग करके 200 वर्षों के भीतर ही इमोर्टल हो सकती हो। पेनेसिया औषधि कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कि हम किसी से मांग सकें और वैसे भी एक व्यक्ति को विकसित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और एक हेवनली गॉड अधिक से अधिक 10,000 वर्षों तक ही जीवित रह सकता है। लू यांग पूछता है कि फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम पेनेसिया औषधि से और तेज हो सकते हैं। वह कहते हैं कि लड़के, तुम आसान रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हो। हेवन और अर्थ की अधिक शुद्ध और मजबूत अलौकिक ऊर्जा वाले खजाने और डिवाइन लोशन, हेवन अर्थ सोल पॉन्ड, ये सब तुम्हारी ताकत को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं, परंतु इनका मिलना बहुत कठिन है। तुम्हें इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहती हो तो फिर निराश मत होना। यदि तुम ना होते तो फिर हमें यह अवसर नहीं मिला होता। हम सभी ने कड़ी मेहनत की है और हम अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं। लू यांग कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अब मुझे अपनी ऊर्जा को फिर से संग्रहित कर लेना चाहिए और अब वह वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि पेनेसिया टॉम के बाहर डिवाइन फ्लेम वैली का चीफ आ जाता है और अब वह आगे बढ़ते हुए उस हॉल के अंदर लू यांग के पास आ जाता है, जहां बैठकर लू यांग कल्टीवेट कर रहा होता है। एंड फ्लेम वैली का चीफ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, परंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है। वैसे तुम बताओ कि तुम किस एविस से हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो कि तुम असरा एविस का खजाना लूटने की कोशिश कर रहे हो। लू यांग कहता है कि मेरा नाम क्वाइंकू ब्लेड मास्टर है, क्या तुम डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर हो। जिस पर वह कहता है कि हाँ, और वह पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पेनेसिया पवेलियन का खजाना है। लू यांग कहता है कि अच्छा, तो समझ में आ गया। अब वह कहता है कि पेनेसिया पवेलियन का ही नहीं, अपितु मेरे पास तो डिवाइन वेपन पवेलियन के भी मूल्यवान ट्रेजर्स मौजूद हैं। वह कहता है कि तुम कितने स्पष्टवादी हो, यह कैसा होगा कि तुम मुझे अपना सारा खजाना सौंप दो, फिर मैं तुम पर दया दिखाकर तुम्हें जाने दे सकता हूँ। लू यांग कहता है कि तुम मुझ पर रौब झाड़ने योग्य नहीं
नहीं हो। यह सुनकर वह अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालकर उससे एक फ्लाम अटैक लू यांग पर कर देता है। तो लू यांग तो बिना पीछे मुड़े अपनी स्पिरिट से उस अटैक को यूं ही रोक देता है। यह देखकर वह अपनी अटैक की पावर को और इंक्रीज करता है, परंतु इससे तो वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ अत्यधिक धूल फैल जाती है। और जब धूल हटती है तो वह लू यांग को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि लू यांग तो वैसे ही उसी एटीट्यूड में खड़ा होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लू यांग कहता है कि तुम आश्चर्यचकित मत हो, और वैसे भी किसी के उपकार का बदला ना चुकाना एक असभ्यता है, तो फिर तुम का स्वास्थ्य को। और लू यांग की शॉट जाकर उससे टकराती है, जिसे वह रोकने की तो कोशिश करता है, परंतु लू यांग की शॉट की पावर अत्यधिक होती है जिससे वह रोक नहीं पाता और वह घायल होकर पीछे गिर जाता है। यह देखकर उसके साथ आए सभी लोग अपनी शॉट को बाहर निकाल कर लू यांग पर अटैक कर देते हैं, परंतु लू यांग तो काफी कूल तरीके से अपने एक ही अटैक में उन सभी को ढेर कर देता है। और अब वह सभी लोग वहां से उठकर तुरंत भाग जाते हैं। और अब लू यांग उस पवेलियन से बाहर जाकर एक पहाड़ी पर खड़ा हो जाता है। लू यांग उसी पहाड़ी से स्क्रिप्चर पवेलियन को देखते हुए कहता है कि शायद स्क्रिप्चर्स पवेलियन के ट्रेजर्स मेरी कल्टीवेशन में मदद नहीं कर सकते। यदि ये लोग लिटिल डीमन फेरी के लिए चीजें कठिन नहीं बनाते तो फिर मैं इनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। और अब वह वहीं बैठ जाता है और उस सील को तोड़ते हुए उन सभी लोगों को देख रहा होता है। और लू यांग सोचता है कि यहाँ जल्द ही और मास्टर्स भी आते होंगे, तो फिर मुझे कल्टीवेशन कर अपनी ताकत को और बढ़ा लेना चाहिए। और अब वह वहां से निकलकर एक जगह आकर कल्टीवेट करता है। और अब लू यांग थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद स्क्रिप्चर पवेलियन के बाहर पहुंच जाता है, और तभी लिटिल डीमन फेरी और वह सभी लोग भी उस पवेलियन से बाहर निकलकर आ जाते हैं। लू यांग लिटिल डीमन फेरी से पूछता है कि स्क्रिप्चर पवेलियन में क्या हुआ। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि जब हमने डिवाइन फ्लेम वैली के लोगों के साथ हाथ मिलाया तो फिर हमने उस सील को आसानी से तोड़ लिया। लू यांग कहता है कि तुम्हारी शक्ल से पता चलता है कि तुम्हें वहाँ शीर्ष श्रेणी के स्क्रिप्चर्स मिले। जी यू बताती है कि उसमें एक इमोर्टल के मार्शल आर्ट का रास्ता था। वहाँ पर मार्शल आर्ट की 2 प्रथम श्रेणी की डिवाइन विरासतें और मार्शल आर्ट के 4 दूसरे दर्जे की विरासतें और तीसरी श्रेणी की 8 डिवाइन मार्शल आर्ट तरीके मिले, लेकिन यह उतने शक्तिशाली नहीं जितना कि प्रथम श्रेणी के हैं। लू यांग कहता है कि तुम शीर्ष 3 मूल्यवान वस्तुओं में से एक को प्राप्त करने में सफल रही। यह काफी प्रभावशाली है, परंतु तुम में से किसके हिस्से में इमोर्टल मार्शल आर्ट का मार्ग आया। जी यू कहती है कि फैंटम एमिस में सबसे मजबूत असुरा फैंटम, उनकी फैंटम आर्ट शानदार थी, और जहां तक मार्शल आर्ट के अन्य प्रथम श्रेणी के विरासत में मिले डार्क एविस के सबसे मजबूत समूह के पास है, और उनकी ब्लैक स्कल सील इतनी मजबूत थी कि मैंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। और मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर की डिवाइन विरासत है जो कि ग्रेट सन पैलेस के चीफ के पास है। लू यांग कहता है कि मैं डिवाइन वेपन पवेलियन और पेनेसिया पवेलियन से खजाना प्राप्त करने में कामयाब रहा, और मैंने उन्हें उपहार में दे रहा हूँ। और अब वह एक प्रथम श्रेणी की हेवनली गॉड सॉर्ड और डिवाइन स्टोन का एक बैग और 100 प्रथम श्रेणी की मैजिकल पिल्स देने लगता है। जी यू कहती है कि यह तो बहुत अधिक है, इसे मैं नहीं स्वीकार कर सकती। लू यांग कहता है कि यदि तुम नहीं होती तो फिर मैं यहाँ नहीं आ पाता, और मेरे पास फिर एक भी ट्रेजर नहीं होता, इसीलिए तुम यह ले लो। जी यू उन्हें लेते हुए कहती है कि ठीक है, आपका धन्यवाद। यानजी से कहती है कि यदि हम लू यांग के साथ काम करने के लिए सहमत होते तो फिर हमें भी डिवाइन सॉर्ड पवेलियन और पेनेसिया पवेलियन से ट्रेजर्स का हिस्सा मिलता। और तभी वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं। यह देखकर जियू कहती है कि यह तो असुरा एविस के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। तभी यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।